नमस्कार। मेरा नाम ललित कुमार मीना है। मैं करौली ज़िले का रहने वाला हूँ और अभी भी हाल ही में घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2025 में मैंने 892 रैंक हासिल की है। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा जन्म यहीं करौली में हुआ था और मेरा पैतृक गांव बीनौनी सरमत्रा के पास धौलपुर ज़िले में है। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई है। यहाँ के इंदिरा कॉलोनी स्थित रामपति पब्लिक माध्यमिक विद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा की है। और 10वीं के बाद मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए कोटा में एलएन कोचिंग करियर इंस्टीट्यूट से तैयारी की है। और साथ ही के साथ वहाँ मैंने कोटा से ही अपनी 12वीं भी की है। और आईआईटी में मेरा पहली ही बार में पहली प्रयास में सिलेक्शन हो गया था। मुझे आईआईटी दिल्ली में दाखिला हुआ और वहाँ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। 2017 में मैं पास आउट हो चुका था। उसके बाद से चूँकि मेरा मन पहले कॉलेज में ही सिविल सेवा में जाने का बन गया था, इसलिए मैंने प्लेसमेंट में ना बैठने का फैसला लिया और सिविल सेवा की तैयारी में जुट गया। और धीमे धीमे करते करते ये मेरा 7वां प्रयास था और इस बार मुझे सफलता मिली है। इस तरह जो मेरा सफ़र है वो एकदम एकदम आसान तो नहीं रहा है। बचपन में भी जब मैं छोटा था तो हम एक घर में बेसमेंट था हमारा बस, और उसमें हम लोग, मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई रहते थे। और मेरे माता पिता ने काफ़ी सूझबूझ के साथ मुझे और मेरे भाई को पाला है और काफ़ी बचत करते हुए और गलत चीज़ों में ध्यान देते हुए कि गलत चीज़ों में हम लोग ना पड़े, इस बात का काफ़ी ध्यान दिया है। और साथ ही मेरे पापा जी ने थोड़ा बहुत जिम्मा हमारी पढ़ाई का भी लिया था। वो जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो हमें प्रारंभिक क्लासों में 8वीं तक उन्होंने हमें गणित और इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई है, तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता था। और धीमे धीमे मुझे लगता है कि जो जिस तरह से मेरे मम्मी पापा जी ने अपने आप को और साथ ही में हमारे लिए भी जो सेक्रीफाइस किए हैं, जो बलिदान दिए हैं, उनकी वजह से ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और काफ़ी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ा था। बीच में हमारे, जब मैं 9th क्लास में था तो हमारे गांव में कुछ घटनाएं हो गई थी। चलते ही मुझे भी घर वालों ने, मैंने भी और घर वालों ने भी ये डिसाइड किया था कि मुझे और मेरे भाई को कोटा कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे खतरा थोड़ा कम था। तो उसका भी के दौरान 2019 में था जब मैं अपना पहला प्रयास देने वाला था प्री का। तो मुझे मुझे बुखार वुखार चढ़ने लगा था। मैं दिल्ली रह रहा था उस टाइम पे, जनवरी की बात होगी। और लेकिन बुखार बहुत ही हल्का हल्का चढ़ रहा था, तो मैंने कुछ टाइम तक उसको अनदेखा किया, लेकिन वो फिर चलता ही चला गया। फिर होली का टाइम आया था तो मैं घर आ गया था। मुझे लगा शायद कमज़ोरी की वजह से मुझे ये थोड़ा कमज़ोरी फील हो रही है। तो घर आके फिर जब देखा तो फीवर था, तो घर वालों ने टेस्ट वेस्ट करवाया, डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ पे पता चला कि मेरा चेस्ट में इन्फेक्शन था। तो यहाँ से फिर करौली से मुझे जयपुर रेफ़र किया। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श किया और डॉक्टरों ने फिर बताया कि चेस्ट का इन्फेक्शन है, लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गई है। तो उसका फिर ऐसा था कि 9 महीने का कोर्स चला था और दवाइयाँ चली थी। तो उस दौरान मैं करौली ही रहा था, घर पे रहा था, और उस दौरान मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। तो पहले 2 प्रयासों में मेरा इस तरह से थोड़ा सा बाधित हो गया था, इन सब हेल्थ रीजंस की वजह से। और उसके बाद मैंने 21 में मेरा पहली बार प्री निकला था और फिर 22 में मेरा वापस से प्री रुक गया था। और वो एक बहुत ही, मैं कहूँगा, मेरे लिए बहुत ही एकदम नीचे वाला मोमेंट था मेरी लाइफ का, कि मुझे लग रहा था कि अब मेरा आगे ही जाने वाला है। लेकिन प्री निकलने के बाद वापस प्री जब रुक गया था तो मैं काफ़ी निराश हो गया था। और उस टाइम पे घर वालों का मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा था। मेरे दिल्ली में कज़न, मेरे भैया भाभी रहते हैं, वो भी वहाँ उस टाइम पे मेरे से मिलने आए थे। उन्होंने हौसला मेरा बढ़ाया था कि ऐसा ज़िंदगी में अक्सर हो जाता है कि हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो उसके बाद फिर मैंने खुद को थोड़ा संभाला और फिर वापस से प्रयास करने का मन बनाया। और फिर अगले बार, फिर उसके बाद से मेरा प्री तो नहीं रुका है, लेकिन मेंस में जो भी अड़चने आई हैं
मैंने धीमे धीमे उनको पूरा करके मैं आगे बढ़ा। साथ ही मैं कहूँगा कि मेरा एक वहाँ पे दिल्ली में ग्रुप दोस्तों का एक ग्रुप था, 3-4 दोस्तों का ग्रुप था, जो काफ़ी एक दूसरे को हम मोटिवेट करते रहते थे, एक दूसरे की कमियां ढूंढते थे और उनको सुधारने की कोशिश करते थे। तो अब इस साल जैसे मेरे साथ ही मेरे 2-3 दोस्तों का और भी हुआ है सिलेक्शन, तो एक ग्रुप हमारे जो ग्रुप है उसकी भी सफलता इसमें है। और साथ ही इस सफलता का श्रेय दिल्ली में जो मेरे भैया भाभी रहते हैं उनका भी काफ़ी है। उन्होंने पूरा फ्री के टाइम्स पे, मेंस के टाइम पे पूरा मेरा साथ दिया है, सहयोग किया है, खाना पहुंचाने में, रुकाने में, जो भी है जितनी भी उनसे हेल्प हो पाई थी उन्होंने दी है। इसके साथ ही जब भी मेरा मन नहीं लगता था तो मैं वहाँ घूम के आता था, मेरा मन सही होता था। तो इस तरह से एक तरह से मानसिक जो संतुलन है वो उन्होंने मेरा बनाए रखा था। और इस लंबे सफ़र में एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि प्रेशर मैं हैंडल कर पाया जितना भी जिस सिचुएशन पे आया। तो वो मुझे लगता है कि जैसे कॉलेज में मैं हॉकी खेलता था, मैं अपने कॉलेज में हॉकी का कैप्टन रहा था और हमने एक इंटर आई टूर्नामेंट होता है उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था। तो हॉकी में खेलते टाइम जो प्रेशर सिचुएशन हम फील करते हैं, जो प्रेशर झेलते हैं, वो मैं उस प्रेशर को यहाँ पे ट्रांसलेट कर पाया कि यहाँ अपनी ज़िंदगी में भी वो प्रेशर झेल पाऊँ। तो जब भी कोई ऐसा मोमेंट आया था जहाँ पे मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ तो मैं अपने आप को काम थोड़ा शांत करके और डिसीजन ले सका, अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सका। तो एक तरह से जीवन में अब खेल से जुड़े रहने का एक ये भी मुझे फ़ायदा हुआ है, जो मैं बाकी लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा रखें जिससे आपका मन उतर जा सके। जब भी आप बोर होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप कोई भी चीज़ हो, खेल हो या कोई म्यूज़िक हो, कोई आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आप करते हो पढ़ाई के अलावा, जिससे कि आप जब भी आपका ध्यान भटके या कुछ आपका मन नहीं लगे तो आप उस पर जा सकते हैं। तो आपका फिटनेस भी बनी रहती है, आपका मानसिक संतुलन भी बना रहता है। युवा पीढ़ी के लिए मेरा थोड़े बहुत सुझाव ये सलाह यही है कि एक तो अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि आजकल फ़ोन बहुत चले हैं और जो नए युवा हैं वो फ़ोन पे एकदम लगे रहते हैं। सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ हुआ है, जिसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है नुकसान लोगों को ये समझ थोड़ी अभी नहीं है कि नुकसान कितने ज़्यादा हो सकते हैं। एक कंट्रोल में अगर आप टाइम बिताते हैं फ़ोन पे, फ़ोन का सही से यूज़ करते हैं तो उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं उसी फ़ोन का फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसके नुकसान भी हैं। तो मैं कहूँगा कि फ़ोन से हटके भी एक अलग दुनिया रहती है और अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनाए रखें, एक्सरसाइज करें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें, अच्छा खाना खाएँ। और साथ ही जो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाह रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो किसी और एग्ज़ाम का हो, चाहे आप नेता बनना चाह रहे हो, जो भी हो, आप उसमें अपना मन लगा के करें। अपनी जो भी उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है उनको पहचानें, उन पर काम करें और उनमें सक्षमता हासिल करें। तो उन्हीं के आधार पर मुझे लगता है कि आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो बाकी अपने माता पिता का आदर करें और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आदर करें और बस यही है। ये मेरा नाम रतिराम मीणा है और ये बच्चा जो है अभी यूपीएससी में हाइट हुआ है, इसका जीवन बहुत ही कठिन सफ़र से गुजरा है और इस मुकाम पर पहुंचा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरू में मेरी ड्यूटी बीकानेर ज़िले के अंदर थी और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ लोग गाँव है वहाँ पर रहते। तो छोटे बच्चे क्या है कि स्कूल नहीं जाते थे, 4-5 साल के हो गए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको कहीं शहर में अध्ययन के लिए पहुँचाऊँ। तो मैंने इनको यहाँ करौली ज़मीन लेकर के और मकान बनवाया संतोषी माता कॉलोनी में, कोतवाली के सामने करौली गंगा। और यहाँ पर इनकी पढ़ाई शुरू की। सुबह शाम 2-3 घंटे मैं पढ़ाता था और ये हमारी श्रीमती ये मैं परेशान हो जाता था स्कूल में आने के बाद में, तो मैं इनको रात में इनकी ड्यूटी लगा देता था कि आप इनके पास में बैठो और जो स्वेटर होता है सिलाई वाला ये बुनते रहो, आपको कुछ आए या नहीं आए इसमें डालते रहो। तो ये उसमें धागे डालती रहती थी रात में। छोटे बच्चों के बनाए गए का दो हमें पहले भी इतनी ट्रेन रही थी, पर धीरे धीरे उसको बनाने से रात को 11-12 बजे तक ये इनके पास में बैठी थी।
तो हमारे यहाँ पे एक मैनेजर रहते थे किराए से, तो वो देखते कई बार रात को, तो ये बैठी रहती थी, स्वेटर बुनती रहती और ये पढ़ते रहते थे। तो ये जब भी सोते तो इनको जगा देती या चाय पिला देती या दूध पिला देती। तो वो सुबह हंसते थे मेरे को कह के कि यार भाभी जी को आपने कौन सी ड्यूटी पे लगा रखा है। मैं कहता दिन में हम ड्यूटी पर जाते हैं, रात की इसकी ड्यूटी रहती है। मैं सो जाता हूँ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे चलता रहा सफ़र। कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं आने दिया दिमाग पे। तो मैंने उनको यहाँ से कोटा शिफ्ट कर दिया दोनों को। एक कमरा दिलवा दिया मकान में और भाई खाना पीने के लिए। बड़ा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था और ये IIT एडवांस की। तो पहले ही प्रयास में दोनों का उसका नीट में सिलेक्शन हो गया और इसका IIT एडवांस में सिलेक्शन हो गया। इसको दिल्ली एडमिशन मिला और बड़े वाले को बीकानेर PGM कॉलेज है। वहाँ से डिग्री करने के बाद वो डॉक्टर लग गया और अभी जो सर्जरी उदयपुर से इसी साल PG करने गया है। और इसका जैसे ही एडवांस में सिलेक्शन हुआ तो इसको दिल्ली IIT कॉलेज मिल गया। तो दिल्ली कॉलेज भी अच्छा है और UPSC वगैरह IES वगैरह तैयारी करने के लिए वहाँ पर अच्छी कोचिंग है। वहाँ से जैसे इसकी डिग्री पूरी हुई तो इसके क्या है कि 2-2.5 साल थे 21 वर्ष होने में, क्योंकि 21 वर्ष का ये मैं पेपर दे पाता है। तो इसने कहा कि मैं क्या करूँ पापा जी, अब तो 2-2.5 साल तो मैं दे नहीं पाऊँगा और ES की तैयारी करूँगा तो मैं 1 साल में निकाल लूँगा। 2-2.5 साल तो मैं क्या तैयारी करूँगा, इसमें लंबा कोर्स भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा था, मैंने कि ऐसा कर तू IAS वाली तैयारी कर ले, उसमें काफ़ी नया सिलेबस करना पड़ेगा और उसमें 2-2.5 साल के लिए फिर इसको बाजीराव जो IIT का कोचिंग कराता है, IAS की कोचिंग कराता है, उसमें हमने इसको स्टार्ट किया। और वहाँ से काफ़ी मेहनत की। इसके बाद में बीच में इसको एक बीमारी ने ऐसा घेर लिया कि 9 महीने तो इसका बुखार ही नहीं उतरा था और बार बार आँखों की ज्योति कम पड़ती गई। चेक कराए फिर कम पड़ गई, बार बार चश्मा भी बदलते गए। फिर होली पर यहाँ आया तो हमने यहाँ डॉक्टरों को दिखाया, CT स्कैन वगैरह कराई। तो ये इसको तैयारी तो IAS की क्या, इसको तो बिल्कुल अब बचाना भी मुश्किल हो रहा है। काफ़ी हम भयभीत हो गए, घबराहट भी हुई, लेकिन हमने कुछ संभल के और हमारे दोस्त ने डॉक्टर रमेश जी से भी सलाह ली। उन्होंने कहा ये और उस दिन ये रिलैक्सेशन महसूस किया कि हाँ अब ये कन्फर्म हो गया है कि ये इसको इन्फेक्शन था और बुखार भी आना बंद हो गया है। तो इसके बाद में 9 महीने का जो है यहीं पर घर पर ट्रीटमेंट दिया है। उनको खाने वगैरह की अच्छी खुराक वगैरह दी गई थी। फिर जब इनका फिर दोबारा मना किया कि मैं दोबारा तैयारी करूँगा IAS की, तो हमने कहा कि अगर स्वास्थ्य ठीक हो गया है तो ज़्यादा दिमाग में ताकत मत देना, जोर नहीं लगाना है। सेहत स्वास्थ्य तैयारी करने के लिए मैं इसको जा करके और दिल्ली में वापस शिफ्ट कर आया। और मैं जितनी पढ़ाई हो, इस साल हो नहीं हो, दूसरी साल नहीं हो, तीसरी साल नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। बीमारी है तो शरीर में कमजोरी भी आ गई थी, लेकिन इसने धीरे धीरे इस साल तो फिर फ्री का नहीं हो पाया, लेकिन अगली साल से फिर इसने लगातार फ्री निकाली और मेंस भी निकाली। और इसके बाद में सफलता नहीं हुई। असिस्टेंट कमांडेंट का भी उन्होंने 4 बार मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू में भी हुआ, लास्ट में उसमें भी इनका सिलेक्शन हो गया। और उससे पहले इन्होंने ICAR का दिल्ली में जो अनुसंधान केंद्र कृषि अनुसंधान परिषद, उसमें भी असिस्टेंट के रूप में जॉब मिल गया। वहाँ 2-3 महीने जॉब किया। तो इसके मेंस के पेपर थे तो वहाँ छुट्टियाँ नहीं दी उन्होंने, तो फिर इसने रिजाइन कर दिया। फिर मेंस के पेपर दिए तो मेंस भी निकल गई थी। IFS की भी निकाली थी, 2 बार IFS का भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया, बहुत ही कम नंबरों से रहा था। और इस प्रकार से वहाँ से छोड़ के फिर अकाउंटेंट में भी इनका सिलेक्शन हुआ, मुंबई लगाया मरीन में, तो वहाँ भी इन्होंने मतलब ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आ गया तो इनको संसद सुरक्षा मिली थी और 2 साल बॉर्डर के आदेश हुए। तो फिर इन्होंने सोचा मैं बॉर्डर पर चला जाऊँगा तो मेरी IAS वाली तैयारी अधूरी रह जाएगी, तो उसको भी मतलब इन्होंने ठुकरा दिया और रिजाइन कर दिया।
इसके बाद में इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर में EPF में पेपर दे रखा तो इसमें सिलेक्शन हो गया। और इसमें प्री 2025 में देने के बाद 2 जून को इन्होंने इसमें ज्वाइनिंग कर ली। और ज्वाइनिंग के बाद में फिर मेंस में प्री क्लियर हो गई, मेंस में अगस्त में थी, 2 महीने बाद ही तो फिर मैं द्वारा वहाँ से छुट्टी ले करके और मेंस के पेपर देने गया है। और फिर इसमें अच्छे पेपर हुए और इसमें सफलता मिली। इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ था, सारे क्वेश्चनों के जवाब सटीक और अच्छी तरह ढंग से दे पाए। और ऐसी उम्मीद थी कि इंटरव्यू में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन इतने अच्छे नहीं आए परफॉर्मेंस के अनुसार, फिर भी सिलेक्शन हो गया। तो कई कमियां हैं, पिछले साल भी क्या कमियां रही, मेंस के सारे विषयों का अध्ययन किया। इस बार भी रिटर्न वर्क के सब्जेक्ट में पिछली बार जो नंबर आए थे उससे 25 नंबर कम आ गए, जो भी पेपर बढ़िया हुआ था। तो इस प्रकार की क्या उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इसमें कंपटीशन एग्जाम है, एग्जामिनर किस मूड से चेक कर रहा है, किस से नहीं चेक कर रहा है, तो उस हिसाब से सारा देख दिखा के काफ़ी संकटों से ये 8-9 साल का जो सफ़र था शुरू 10वीं क्लास से और यहाँ तक का गुजरा है। और अब इसका सिलेक्शन हो रहा है, पूरा परिवार खुशी है। कल गाँव में भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा स्वागत लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने अच्छा स्वागत किया था। और हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं इस खुशी के लिए, आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए भी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ी क्लास है जो रात में 12 संगे शूटर बनाती रहती मैं। अच्छा मैं 11-12 बजे 8 ही में बजे जब तो मैं संगे सोती संगे जलती आ दोनों के न बड़े के तो शुरू में तो लगती है ऐसा, तो जाते बच्चे बच्ची घरते तो कुछ बड़ो तो हमारे 8 ही में भी चलो गो, फिर नवोदय में पढ़े हो। नवोदय में हेरोती हाँ क्या करूँ रोनो तो रो जब तक होती नहीं है। जब मैं तो नवोदय में गया जब तो जे बारी कोटा गया, जब आए तो पता होगा मम्मी रो रही होगी, कोटा आते फोन कर लगा रहे तो 3-4 दिन आता रुके मम्मी रो रही है, मम्मी रो को मैं बताती नहीं वैसे रो जा रहे। पहले हम नवोदय मिल गए जब 9 लगे मुझे गए छोड़ के आए, फिर कोटा मिल भी गए 15 दिन में आते तो ले चलो है गई पढ़ाई पर स्टेशन तक संग ही लाए हम छोरा छोड़े मन नहीं करे। और रोज आवे मोद मसक के छोड़ के पर बच्चे लोग वैसे इनको दिखाया नहीं, मैं कब रो के ऐसा नहीं दिखाती कि रो रही है मम्मी, जा जरूर पता हो कि मम्मी रोते पीछे जाते जब तो मैं कहो नहीं रोई, आंसू कहता नहीं डांटती मैं जाते गले ऐसे रो लग जाता तो बच्चा बच्ची को टमाटर के मारे खाई फिर बच्चा तो फिर वैसे ही जाओ नहीं, बच्चा वैसे है तो बच्चे सामने आगे पीछे तो रो लूँ का छोरा ले भी आएगा तो फिर सुबह पहुंच जाती तो बड़ा तो बहुत लड़तो मम्मी तो खोई जाएंगे फिर ना खोई में तो आ जाती चली जाती कोटा भर सामान ले जाती है, छोटे वाला सिलेंडर 10-8 दिन रुकती तो खवाई आती बना के जी और कोटा में वहाँ के सीनियर के पेपर आ जाता खरे 1.5 महीना रुकी में भाई कोटा अभी यहीं से सब कुछ बांध के ले जाती कि भाई कोटा में कुछ आओ दूर वो है सामान लड्डू वड्डू और घी आटो यहीं से ले जाती जाते फिर जब पार्ट के समय खावे के लिए पार्क में दिन भर और वैसे पार्क में हाउर रात 10 बजे तक पार्क वही पास में बांध जा बैठते गए कमरा में तो फिर बतराते ही है तो बच्चे पढ़ते तो पार्क में रहते। सुबह जल्दी जगाती उन्होंने चाय बनाया चले जाते कोचिंग जाते 8 बजे चाय नाश्ता कराते। इसके बाद कब आते 2 बजे खाना खा के फिर पढ़ने लग जाते दोबारा नहीं आराम करते तो जगह कह देते कि मम्मी 1 घंटा में जगा दी मन तो जगा देती भाई हिसाब से दे रहे 10वीं में 12वीं 8वीं में तो फिर इसके साथ ही सोती ना तो साथ ही जाती दोनों बैठी रहती स्कूटर बनाती दोनों के साथ में। अब कुछ बड़ो तो घर चलो जल्दी 8वीं तक ही पढ़ो जाए
उल्टे सुलटे सुई डालती रहती। तो खूब उल्टे सुलटे का ही खूब बनाती है, तो जानती बना उल्टे सुलटे का ही खूब सरका जाएंगे तो हम तो ठीक है। और काम ऐसे तो खाने पीने के लिए खाने पीने के हमेशा दूध गए हमने तो दूध बॉर्नविटा तब उठा पी तो बड़ा तो बगैर बॉर्नविटा है, ये तो फिर उसी को पियो। और बाकी और आ जाओ दोबारा दूसरे नंबर अभी आ जाओ क्या तेरो नाम बुझ गई डांगन में।